हाय एवरीबॉडी, मैं सुधाकर स्वागत करता हूं आप सब लोग को मेरा यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 यानी कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू का मीनिंग है एक नॉर्मल भाषा में जो हर कोई इंसान समझ सकता है। रेवेन्यू का मीनिंग है कोई भी कंपनी हो उसका सेल्स फिगर को हम रेवेन्यू बोलते हैं, या हम अगर लिखेंगे बैलेंस शीट में सेल्स फिगर को बाई सेल्स करके लिखते हैं, उस चीज़ को हम रेवेन्यू के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। तो सिंपल वे में हम अगर रेवेन्यू बोलेंगे सेल्स फिगर इन रुपीस ऑफ ए कंपनी, इस सेल्स फिगर को हम बैलेंस शीट में हम दिखाते हैं बाई सेल्स करके। ये जो फिगर आता है उसको हम कह सकते हैं रेवेन्यू करके। इस चीज़ को हम रेवेन्यू करके बोल सकते हैं। ये जो बाई सेल्स करके लिखते हैं इसको हम रेवेन्यू करके बोल सकते हैं। तो रेवेन्यू का मीनिंग है सेल्स फिगर इन रुपीस ऑफ ए कंपनी। रिकॉग्निशन का अर्थ है डिटर्मिनेशन या डिटरमाइन करेंगे। डिटरमाइनिंग या एसरटेनिंग। रिकॉग्निशन का अर्थ है डिटरमाइनिंग या एसरटेनिंग, मतलब उस चीज़ को कैलकुलेशन करेंगे या उस चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे, उस चीज़ को कहते हैं रिकॉग्निशन। अभी अच्छे से रेवेन्यू का डेफिनेशन क्या है हम समझ लेते हैं। Definition of revenue. Gross inflow of cash or receivables from sale of goods, from rendering of services, from enterprise resources used by other persons। मतलब रेवेन्यू का डेफिनेशन है ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश और रिसीवेबल्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, एंटरप्राइज रिसोर्सेज यूज्ड बाय अदर पर्सन्स। ये दोनों चीज़ हो गया सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। ये आसान से हम समझ लेते हैं। मतलब सेल ऑफ गुड्स से इनकम जनरेटेड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, ये हो गया फर्स्ट हेड। सेकंड हेड हो गया रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, इनकम जनरेटेड फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडिंग। थर्ड हेड हो गया एंटरप्राइज रिसोर्सेस यूज्ड बाय अदर पर्सन्स। मतलब आवर्स रिसोर्सेस used by other persons, in return we are getting paid। ये मेन 3 हेड होते हैं जहाँ से हमको रेवेन्यू आता है। मतलब ये नॉर्मली 3 हेड है। एक पहले हो गया सेल ऑफ गुड्स, दूसरा हो गया रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, तीसरा हो गया एंटरप्राइज रिसोर्सेज यूज्ड बाय अदर पर्सन्स। ये 3 हेड होता है जिससे हमको रेवेन्यू आता है और फिर उस चीज़ को हम रिकॉर्ड करते हैं या रिकॉग्नाइज करते हैं। उस इनकम को हम
ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं तो इसका 3 हेड है। पहला हो गया सेल ऑफ गुड्स, दूसरा हो गया रेंडरिंग सर्विसेज, तीसरा हो गया एंटरप्राइज रिसोर्सेज यूज्ड बाय अदर पर्सन। ये दोनों चीज़ आसान से समझ में आ जाता है। थर्ड चीज़ होता था एंटरप्राइज रिसोर्सेज यूज्ड बाय अदर पर्सन्स का मीनिंग होता है जो हमारा रिसोर्सेस है उसको थर्ड पार्टी यूज़ करता है और यूज़ करने के बदले में हमको कुछ अगर वो पैसा देता है तो उसको कहते हैं एंटरप्राइज रिसोर्सेस यूज्ड बाय अदर पर्सन्स। ये हो गया एंटरप्राइज रिसोर्सेस यूज्ड बाय अदर पर्सन्स। इसमें अगेन ये जो थर्ड हेड है इसमें फिर से 3 सब हेडिंग आ जाता है। मतलब इस चीज़ से 3 सब हेडिंग आ जाता है। पहला हो गया इंटरेस्ट, दूसरा हो गया रॉयल्टी, तीसरा हो गया डिविडेंड। इनकम जनरेटेड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, ये आसान चीज़ हो गया, हमने मटेरियल बेचा फिर उसके हिसाब से हमको इनकम आ गया। दूसरा हो गया इनकम जनरेटेड फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडिंग, हमने कुछ सेवा दिया और सेवा के बदले में हमको पैसा मिल गया। तीसरा हो गया एंटरप्राइज रिसोर्सेस यूज्ड बाय अदर पर्सन, उसको अगर आसान भाषा में समझेंगे आवर रिसोर्सेस यूज्ड बाय अदर पर्सन्स एंड इन रिटर्न वी आर गेटिंग पेड। तो ये थर्ड हेड के अंडर में 3 टाइप का इनकम आता है। पहला हो गया इंटरेस्ट, दूसरा हो गया रॉयल्टी, तीसरा हो गया डिविडेंड। तो इसको हम ब्रॉडली आगे जाके एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो अभी देखते हैं S9 किस चीज में डील नहीं करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 एक्सक्लूड्स फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला चीज हो गया revenue received from कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, इसको डील करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। मतलब कोई कंपनी है वो बिल्डिंग बना के बेचती है, फिर उससे जितना भी इनकम आता है उसका हो गया, उसको कहते हैं रेवेन्यू। तो उस चीज़ को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 डील करता है। नेक्स्ट हो गया हायर परचेज, रेवेन्यू फ्रॉम हायर परचेज, इसको डील करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। तीसरा हो गया गवर्नमेंट ग्रांट्स, इसको डील करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। चौथा हो गया इंश्योरेंस प्रीमियम कलेक्शन बाय इंश्योरेंस कंपनी। मतलब इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस प्रीमियम को कलेक्शन करता है उसको किस हिसाब से डील करता है, S9 उसको कंसिडर नहीं करता है या S9 उसको एक्सक्लूड कर लेता है। अभी डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट अराइज फ्रॉम दैट सेल, हमारा कुछ फिक्स एसेट्स था वो हमको काम पे नहीं आता था, उसको हम डिस्पोज ऑफ रेट में हमको सेल कर दिए, तो सेल से जितना प्रॉफिट आता है उस चीज़ को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 एक्सक्लूड कर लेता है। मतलब कुछ हमारा पास फिक्स एसेट था वो हमारा काम का नहीं था, हमने उसको सेल कर दिया, इस सेल के बदले में जितना प्रॉफिट आता है उसको हम रेवेन्यू मानेंगे, उस प्रॉफिट को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 कंसिडर नहीं करता है या इसको एंटरटेन नहीं करता है। छोटा हो गया ऑटोमेटिक
ग्रोन ऑफ फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स लाइक ट्रीज etc. ऑटोमेटिक ग्रोन अप और इंक्रीज, मतलब ऑटोमेटिक ग्रोन अप फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स लाइक ट्रीज etc. मतलब ट्री या झाड़ वगैरह में उसमें अगर इंक्रीज होता है तो उस चीज़ को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 डील नहीं करता है या कंसिडर नहीं करता है। सातवां हो गया चेंजेस इन वैल्यू ऑफ करंट एसेट। करंट एसेट में अगर कुछ वैल्यू का चेंजेस आता है उस चीज़ को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 कंसिडर नहीं करता है। आठवां हो गया फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसको डील करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। तो उसमें टोटल 8 आइटम है। रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 डील करता है, मतलब जो कंपनी केवल बिल्डिंग बनाता है और फिर उसको बेचता है उसमें जितना भी रेवेन्यू इनकम कर लेता है उस चीज़ को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 डील नहीं करता है। रेवेन्यू फ्रॉम हायर परचेज सिस्टम में जितना भी रेवेन्यू का अर्न होता है उस चीज़ को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 डील नहीं करता है। फिर गवर्नमेंट ग्रांट्स को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 डील नहीं करता है। इंश्योरेंस प्रीमियम कलेक्शन बाय इंश्योरेंस कंपनी जितना भी प्रीमियम कलेक्शन करता है उस चीज़ को S9 डील नहीं करता है। फिर डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट और प्रॉफिट अराइज फ्रॉम दैट सेल, कुछ हमारे पास फिक्स एसेट था उसको हम डिस्पोज ऑफ रेट में सेल कर दे, फिर उसमें अगर कुछ प्रॉफिट आता है उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 एक्सक्लूड कर लेता है। फिर ऑटोमेटिक ग्रोन ऑफ फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट लाइक ट्रीज etc. चेंजेस इन वैल्यू ऑफ करंट एसेट फॉरेक्स एक्शन, ये सब चीज़ में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 एक्सक्लूड कर लेता है या अप्लाई नहीं होता है। अभी हमारा जो प्राइम हेड है रेवेन्यू रिसीवेबल प्राइम हेड्स जो है वो है टोटल 3। पहला हो गया सेल ऑफ गुड्स, सेकंड हो गया सर्विस रेंडरिंग, तीसरा हो गया एंटरप्राइज, यूज्ड बाय अदर पर्सन्स। रेवेन्यू रिसीवेबल प्राइम हेड्स मतलब जनरली हम 3 हेड से रेवेन्यू अर्न करते हैं या रेवेन्यू रिसीव करते हैं। वो 3 हेड हो गया, पहला हो गया सेल ऑफ गुड्स, दूसरा हो गया सर्विस रेंडरिंग, तीसरा हो गया एंटरप्राइज रिसोर्स यूज्ड बाय अदर पर्सन, मतलब अपना रिसोर्सेस को हम दूसरे पार्टी को यूज़ करने के लिए देते हैं और उसके बदले में यूज़ करने के बदले में वो हमको कुछ पैसा रिटर्न दे देता है। उस चीज़ को भी हम रेवेन्यू के हिसाब से कंसिडर करेंगे। अभी ये दोनों चीज़ में तो आसान है कब हम उसको रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे, मतलब रेवेन्यू को कब एसेटन करेंगे या कब रिकॉर्ड करेंगे इनकम के हिसाब से। ये 2 हेड में पहला हो गया सेल ऑफ गुड्स या सर्विस रेंडरिंग में 2 कंडीशन है। पहला हो गया मेजरिंग कंडीशन, दूसरा हो गया कलेक्शन। कलेक्शन श्योरिटी कंडीशन, मतलब सेल ऑफ गुड्स और सर्विस रेंडरिंग ये दोनों सिचुएशन में जितना भी हमारा इनकम होता है उस चीज़ को कब हम रिकॉग्नाइज करेंगे या कब हम रिकॉर्ड करेंगे
उसके लिए दो कंडीशन एप्लीकेबल है। पहला कंडीशन है मेजरिंग कंडीशन। मेजरिंग कंडीशन मतलब कितना रेवेन्यू आने वाला है, कितना रेवेन्यू टू अर्न, मतलब इसको फिगर में हमको बताना पड़ेगा। मतलब हाउ मेनी रुपीस टू अर्न, ये हो गया मेजरिंग कंडीशन। कितना रेवेन्यू अर्न करेंगे, हम खुद को पूछने का है कितना रेवेन्यू अर्न करेंगे। वो अगर पक्का मालूम पड़ जाता है तो हम रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर सकते हैं। दूसरा है कलेक्शन श्योरिटी कंडीशन। मतलब कलेक्शन मतलब हमको रिकवर करना, मतलब हमको पैसा कलेक्शन श्योरिटी है। मतलब जितना भी रेवेन्यू हम अर्न कर रहे हैं उसका कलेक्शन कितना श्योरिटी है। मतलब 100% अगर उसको हमको पैसा मिल जाएगा तो हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं या रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाता है, इफ above two conditions are fulfilled, then we can record or recognize revenue from head number 1 and 2। 1 हो गया सेल ऑफ गुड्स, सेकेंड हो गया सर्विस रेंडरिंग। ये दोनों हेड में से जितना भी रेवेन्यू इनकम होता है उसको हम कब रिकॉग्नाइज करेंगे या कब उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, उसके लिए दो कंडीशन है। पहला हो गया मेजरिंग कंडीशन, दूसरा हो गया कलेक्शन श्योरिटी कंडीशन। मेजरिंग कंडीशन मतलब कितना अमाउंट हमको रेवेन्यू के हिसाब से आ रहे हैं वो हमको पक्का पता होना चाहिए। दूसरा हो गया कलेक्शन श्योरिटी कंडीशन, मतलब जितना हमने मेजर किया वो पक्का 100% हमको कलेक्शन हो सकता है। मतलब हमारे पास पैसा उतना आ जाएगा, उतना अगर श्योरिटी है तो उस रेवेन्यू को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं या उस इनकम को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम दिखा सकते हैं कि ये हमारा इतना इनकम हो सकता है दोनों हेड से। पहला हो गया सेल ऑफ गुड्स हेड, दूसरा हो गया सर्विस रेंडरिंग हेड्स। अभी इन दोनों में से अगर पहले हमने रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्डेड रेवेन्यू और रिकॉग्नाइज्ड रेवेन्यू, रिकॉग्नाइज्ड ये हो गया अपना कंडीशन फुलफिल हो जाता है तो हमारा रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं या रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अभी दूसरा केस में क्या हो गया, अगर हमने ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा था और हमने रेवेन्यू का रिकॉर्डिंग कर लिया या रिकॉग्निशन कर दिया रेवेन्यू का, बाद में हमको फुल अमाउंट हमारे पास कलेक्शन में आया नहीं। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं हमको रिसीव करने का था ₹1,00,000, इसको हमने रिकॉर्ड कर लिया या रिकॉग्नाइज कर लिया इनकम के हिसाब से, लेकिन हमको जब मिला पैसा मिला तो 50,000 ही कलेक्शन हुआ। मतलब ये कलेक्टेड अमाउंट। टू ये एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, हमको 1,00,000 रुपया कलेक्शन करने का था, मतलब टू रिसीवेबल अमाउंट, ये इतना अमाउंट हमको मिलने का था। तो हमने उसका रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर दिया या रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लिया इनकम के हिसाब से। लेकिन बाद में हमको पैसा जब मिला 50,000 ही मिला कलेक्शन अमाउंट या कलेक्टेड अमाउंट, तो बाकी का जो बैलेंस 50,000 है, ये जो बैलेंस 50,000 है नॉट रिकवर्ड, नॉट कलेक्टेड, ये कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि
जो पार्टी देने वाला था उसका इंसॉल्वेंसी हो गया, तो ये 50,000 हमको कभी मिलेगा भी नहीं फ्यूचर में। तो पहले से हमने एंट्री पास कर दिया 1,00,000 रुपीज़ रिसीव्ड करके, तो इसको हम अल्टरेशन नहीं कर सकते हैं। ये जो 50,000 है इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे बाय वे ऑफ बैड डेब्ट। अभी जो थर्ड हेड अपना था, थर्ड हेड था अपना थर्ड हेड ऑफ रेवेन्यू, थर्ड हेड था एंटरप्राइज रिसोर्सेस यूज्ड बाय अदर पार्टी। फर्स्ट हेड है सेल ऑफ गुड्स, सेकंड हेड है सर्विस रेंडरिंग। ये जो थर्ड हेड है, थर्ड हेड ऑफ रेवेन्यू एंटरप्राइज रिसोर्सेस यूज्ड बाय अदर पार्टी, इसमें तीन तरफ का रेवेन्यू का चांसेस आता है, किस हिसाब से हम इसमें रेवेन्यू अर्न कर लेते हैं। पहला हो गया इंटरेस्ट। हमारे पास अगर ज़्यादा पैसा है, हम उसको इंटरेस्ट के हिसाब से या लोन के हिसाब से अगर पैसा हम किसी को देते हैं तो उस पैसे के ऊपर हमको इंटरेस्ट आता है। ये हो गया इंटरेस्ट, रेवेन्यू आता है इंटरेस्ट के हिसाब से। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड हो गया रॉयल्टी, तीसरा हो गया डिविडेंड। तो हमने अगर किसी को पैसा लोन पे दिया है तो पैसा आएगा इंटरेस्ट के हिसाब से, हमको जो इंटरेस्ट आएगा उसको हम रेवेन्यू के हिसाब से कंसिडर करेंगे, इंटरेस्ट को हम रेवेन्यू के हिसाब से कंसिडर करेंगे। पैसा हमने किसी को लोन पे दिया है या हमने किसी का शेयर खरीदा है तो शेयर पे फिर हमको रिटर्न आएगा या लोन पे हमको इंटरेस्ट मिलेगा, उस चीज़ को भी हम रेवेन्यू के हिसाब से कंसिडर करेंगे। ये इंटरेस्ट होता है, इसको कब रिकॉर्ड करेंगे, इसको टाइम फ्रेम के हिसाब से। इंटरेस्ट आएगा टाइम फ्रेम के हिसाब से। फॉर एग्जांपल हमने किसी का शेयर खरीदा है, हमने 1,00,000 रुपीज़ का शेयर परचेज किया है और इसके ऊपर 12% रिटर्न आएगा। ये हमने खरीदा है मार्च महीने में, सॉरी इसको हमने खरीदा है अगस्त महीने में, अगस्त 2022 में हमने खरीदा है। 1,00,000 रुपए का शेयर परचेज किया, इसके ऊपर हमको 12% रिटर्न आएगा। अभी उसको हमने खरीदा है अगस्त 2022 में, उसको परचेज किया है। तो अपना फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च 2022-2023। तो अगस्त में हमको अगर ये शेयर खरीदा है तो अगस्त का मिलेगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। हमको कितना महीने का मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मंथ्स का हमको रिटर्न आएगा। 8 मंथ का हमको रिटर्न आएगा। तो ये हो गया टाइम फ्रेम के हिसाब से, इंटरेस्ट अर्न करते हैं टाइम फ्रेम के हिसाब से। दूसरा हो गया रॉयल्टी। रॉयल्टी को हम रिकॉर्ड करेंगे एग्रीमेंट के हिसाब से, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से।
रॉयल्टी या रॉयल्टी से जितना भी रेवेन्यू आता है एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। डिविडेंड आएगा राइट टू रिसीव डिविडेंड जनरेटेड, मतलब कंपनी अगर कभी अनाउंस किया है कि डिविडेंड देगा तो शेयर होल्डर का राइट टू रिसीव डिविडेंड जनरेट हो जाता है। कंपनी अगर अनाउंस किया है कि मैं डिविडेंड देने वाला हूं तो शेयर होल्डर के लिए वो राइट टू रिसीव डिविडेंड बन जाता है। मतलब कंपनी वंस कमिटेड तो उसको फुलफिल करना ही पड़ेगा। ये हो गया राइट टू रिसीव डिविडेंड जनरेटेड बाय कंपनी फॉर शेयर होल्डर्स। Recognition of revenue from sale of goods। अगर हम कुछ गुड्स सेल करते हैं तो उसका रेवेन्यू कब हम रिकॉग्नाइज करेंगे? पहला पैरामीटर है ओनरशिप मस्ट हैव बीन ट्रांसफर्ड, मतलब बिल या इनवॉइस मस्ट बी जनरेटेड ऑन सेल। फर्स्ट कंडीशन है ओनरशिप मस्ट हैव बीन ट्रांसफर्ड। इसका अर्थ है बिल या इनवॉइस सेल के दौरान जनरेट हो जाना चाहिए। दूसरा चीज है रिस्क एंड रिवॉर्ड मस्ट बी ट्रांसफर्ड, मतलब हमने जो मटेरियल बेचा है उससे रिलेटेड रिस्क एंड रिवॉर्ड वो भी ट्रांसफर हो जाना चाहिए। तीसरा चीज है वी डू नॉट possesses any control over the product। हमने जो मटेरियल बेचा है उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए या सेलर का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। चौथा है कलेक्शन श्योरिटी 100%, मतलब कोई अगर सेलर सेल करता है अपना गुड्स को तो उससे जनरेटेड हुआ रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करेगा, उसके लिए 4 कंडीशन है। पहला हो गया ओनरशिप मस्ट हैव बीन ट्रांसफर्ड, रिस्क एंड रिवार्ड मस्ट हैव बीन ट्रांसफर्ड, वी डू नॉट पोजेसेस एनी कंट्रोल ओवर द प्रोडक्ट, यानी कि वी डू नॉट मतलब सेलर हियर सेलर अपना जो मटेरियल बेचा है उस मटेरियल के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रखेगा। चौथा हो गया कलेक्शन श्योरिटी 100%, मतलब जो मटेरियल बेचा है उसके बदले में 100% उसको पेमेंट मिल जाना चाहिए। ये 4 कंडीशन अगर फुलफिल हो जाता है तो उससे जनरेटेड जितना भी रेवेन्यू है उसको सेलर अपना बुक में रिकॉर्ड कर सकता है या रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकता है या रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू इस 4 कंडीशन के ऊपर बेस्ड है। Revenue recognition from rendering of services।
अगर हम कोई सेवा देते हैं उसके बदले में इनकम आता है, उस चीज़ को कब हम अपना बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा सकते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको इनकम को हम दिखा सकते हैं या रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके लिए दो मेथड है। फर्स्ट हो गया कंप्लीटेड सर्विस मेथड, दूसरा हो गया प्रोपोर्शनेट सर्विस मेथड। कंप्लीटेड सर्विस मेथड मतलब पूरा काम पूरा हो जाता है, मतलब हमने जितना सर्विस देने का था उस सर्विस को हम फुल्ली सर्विस रेंडर करेंगे, फिर जितना हमको पास रेवेन्यू आएगा उसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। मतलब